इस कहानी की शुरुआत 1960 से होती है, जब हमारे सौर मंडल में सूर्य की इंटरनल पावर्स खत्म होने लगी थीं। धीरे धीरे सूर्य का केंद्र एकदम से सिकुड़ने लगता है, जिससे कि पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ ही महीनों के अंदर इन सारी चीजों का पृथ्वी पर असर दिखना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब पृथ्वी का टेम्परेचर काफी नीचे गिरने की वजह से बहुत सारी जगह बर्फ से ढक गई थी। और अगर सूर्य इसी तरीके से छोटा होकर गायब हो गया, तब हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से एक बर्फ का गोला बन जाएगी, यानी कि तब हम इंसानों का नामो निशान ही नहीं रहेगा। इसीलिए अब सूर्य को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए सभी वैज्ञानिक एक साथ मिलकर एक मिशन करते हैं। इस मिशन के अंदर आइकरस नाम के एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप का यूज किया जाने वाला था, जो कई महीनों का सफर तय करके सूर्य के पास जाएगा और एक न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से सूर्य की घटती हुई एनर्जी को वापस से लौटा देगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए आइकरस 1 को लॉन्च कर दिया जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ने काफी सारा पैसा लगाकर बनाया था, जिसमें कि आज तक की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई होती हैं। आइकरस स्पेसक्राफ्ट को इतनी अच्छे से बनाया गया था कि वो सूर्य से निकलने वाली खतरनाक गर्मी को भी सहन कर सकती थी। इस मिशन के अंदर पूरे 10 काबिल एस्ट्रोनॉट्स को बुलाया जाता है, जो आइकरस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सूर्य की तरफ जाएंगे। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि ये आइकरस का दूसरा मिशन था, क्योंकि जब पहली बार वैज्ञानिकों ने आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य के पास भेजा था, तब उनका कनेक्शन सूर्य के डेड जोन में जाने के बाद पूरी तरीके से टूट चुका था। इसीलिए उन्हें फिर से आइकरस 2 मिशन भेजना पड़ा। अब इतने महीनों तक ट्रेवल करने के बाद आइकरस 2 सन के उस डेड जोन में पहुंच चुका था। इस डेड जोन में सूर्य की किरणें काफी हानिकारक हो जाती थीं, यानी कि अब सारे एस्ट्रोनॉट्स को काफी बारीकी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ भी हो सकता था, इसीलिए वो सब बारी बारी से अपने फैमिली वालों के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। कैपा नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपने फैमिली वालों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम इतना मग्न हो जाता है कि उसने सारे एस्ट्रोनॉट्स का आधे से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन यूज कर लिया था, यानी कि अब दूसरा कोई एस्ट्रोनॉट अपने फैमिली वालों के लिए मैसेज भेज ही नहीं सकता। जब ये बात मेज नाम के एक एस्ट्रोनॉट को पता चली, तब वो केपा से लड़ाई करने लगा था। दोनों में इस बात के लिए काफी ज्यादा हाथापाई होती है, पर अब यहाँ डॉक्टर कर्ल मेज को अपने पास बिठाकर समझा रहे थे। उन्होंने मेज से कहा कि तुम इन सारी चीजों को भूल जाओ और अपना दिमाग ठंडा करने के लिए वर्चुअल रियलिटी में चले जाओ। मेज डॉक्टर कर्ल के कहने पर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आ जाता है। ये स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी VR टेक्नोलॉजी थी जो एस्ट्रोनॉट्स के किसी भी सोच को विजुअल में कन्वर्ट कर सकती थी। अब यहाँ पर मेज वर्चुअल रियलिटी में जाकर पृथ्वी को इमेजिन करने लगा था। मेज को तो लगने लगा था कि वो सच में पृथ्वी पर ही है। अपना दिमाग एकदम से शांत करने के बाद मेज केपा से आकर माफी भी मांगता है, क्योंकि उन्हें ये पूरा मिशन साथ मिलकर कंप्लीट करना है। दोनों के बीच वापस से दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कर्ल लगातार सूर्य को देखते जा रहे थे। ये स्पेसशिप का वो सेक्शन होता है जहाँ पर सूर्य की सिर्फ 2% किरणें फिल्टर होकर आती थी। पर अब डॉक्टर कर्ल को पता नहीं क्यों सूर्य की इस व्यू को देखने में मजा आने लगा था। वो तो धीरे धीरे उस रूम के परसेंटेज व्यू को बढ़ाता जाता है। लेकिन ये बात गौर करनी होगी कि हम इंसान सूर्य की सिर्फ 3% किरणों को ही सहन कर सकते हैं। उसके आगे वाले परसेंटेज पे इंसानों की बॉडी जलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि स्पेसशिप का AI सिस्टम डॉक्टर कर्ल को इसके आगे जाने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर कर्ल को पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से मजा आ रहा था। वो तो इस पूरे व्यू को 3% तक करके लगातार सूर्य की किरणों को देखता ही रहता है। पर अब इन सारी चीजों का असर डॉक्टर कर्ल के चेहरे पर देखने मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर कर्ल की चेहरे की चमड़ी थोड़ी थोड़ी जल चुकी थी। बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी इसे नोटिस करते हैं, लेकिन वो सारे लोग शॉक तब हो गए थे जब उन्हें आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट से मैसेज मिला था। उन सभी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने समय बीत जाने के बाद भी आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट जिंदा कैसे हैं। लेकिन अब आइकरस 2 के एस्ट्रोनॉट्स को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आइकरस 1 की तरफ बढ़े कि नहीं। डॉक्टर कर्ल इसी बात पर सारे एस्ट्रोनॉट टीममेट से पूछने लग जाते हैं। मेज अपना व्यू शेयर कर रहा था कि उन्हें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि आइकरस 1 की तरफ जाने के लिए, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तब उनका भी हालत आइकरस 1 जैसा ही हो सकता था। सभी लोग अपना अपना व्यू देते हैं, जिसमें कि उनका डिसीजन टाई हो गया था। अब तो सिर्फ केपा ही बचा था अपना डिसीजन शेयर करने के लिए, यानी कि केपा अब जो कहेगा वही उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को मानना पड़ेगा।
कैपा थोड़े से डिटेल्स एनालाइज करते हुए ये बताता है कि हमें आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिन रिसोर्सेज की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है उसके चांसेस आइकरस 1 में होने के बहुत ज्यादा थे। और तो और वो सब जिस बॉम्ब का यूज करके सूर्य को वापस से एक्टिवेट करना चाहते थे वो सेम बॉम्ब आइकरस 1 के अंदर भी मौजूद होगा, यानी कि उनके पास 2 पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे जिससे कि वो सन को एक्टिवेट कर सकते थे। अब केपा की इस बात से सभी लोग राजी हो जाते हैं, इसीलिए वो सारे एस्ट्रोनॉट सबसे पहले आइकरस 1 की तरफ जाने के लिए एक ट्रेजेक्टरी रास्ता बनाने लग जाते हैं। आइकरस 1 तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम बेन नाम का एक एस्ट्रोनॉट कर रहा था। हालांकि कुछ घंटों तक लगातार काम करने के बाद बेन ने वो ट्रेजेक्टरी पाथ बना लिया होता है। बाकी एस्ट्रोनॉट्स बेन पर भरोसा करके ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करने लगे थे, लेकिन एंड में जाकर बेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल उसने आइकरस 1 तक पहुंचने का ट्रेजेक्टरी पाथ तो बना दिया था, पर इन सारी चीजों में वो ये बात भूल गया कि आइकरस 1 तक पहुंचने के रास्ते में एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके स्पेसशिप का व्यू सन की तरफ झुक जाएगा, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन अब इस बात को काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। पूरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर 2 हिस्से थे, एक हिस्सा जो कि सन की तरफ मौजूद होता है और दूसरा हिस्सा उसके पीछे वाले हिस्से में ही सारे एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह रहे थे। लेकिन अब ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कुछ समय के लिए पीछे वाला हिस्सा सामने आने लगता है और अब सन की जला देने वाली गर्मी की वजह से बहुत सारे पैनल्स खराब हो चुके थे। स्पेसशिप के कई सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं और अगर उन्होंने पैनल को जल्दी ठीक नहीं किया तब वो रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर ट्रेजेक्टरी को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाने लगे थे, पर अब किसी को तो मैन्युअली जाकर उन पैनल्स को ठीक करना होगा। इसीलिए अब केपा और कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बाहर जाएंगे। बेन यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए अपने को दोषी ठहरा रहा था, पर अब केपा और कैप्टन अपना अपना सूट पहनकर निकल पड़ते हैं पैनल्स को ठीक करने के लिए। फ्लाइट इंजीनियर मिया उन सभी को डायरेक्ट कर रही थी कि उन्हें कैसे जाना है और अब केपा और कैप्टन लगातार पैनल्स को ठीक करने में लग गए थे। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ट्रेजेक्टरी चेंज होने की वजह से सूर्य की किरणों को स्पेसशिप के अंदर घुसने का मौका मिल गया था, जिससे कि स्पेसशिप का एक डिपार्टमेंट जहां पर ऑक्सीजन मौजूद थी वहां पूरी तरीके से आग लगने लग जाती है। स्पेसशिप का एक पूरा हिस्सा जलने लगा था। हालांकि ये हिस्सा बाकी हिस्सों से एकदम डिस्कनेक्टेड होता है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब बढ़ती हुई आग को सेंस करते हुए स्पेसशिप का एडवांस एआई कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। एआई कैसे भी करके फैली हुई आग को बुझाना चाहती थी, इसीलिए वो आग लगे हुए हिस्से को सन से दूर लेकर जाती है। पर एआई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस हिस्से को वो सन की तरफ लेकर जा रही है उसके अंदर केपा और कैप्टन मौजूद हैं जो कि पैनल्स को ठीक कर रहे थे, और अगर वो हिस्सा सूर्य की तरफ मोड़ दिया गया तब दोनों ही जलकर मर जाएंगे। मिया लगातार एआई से कंट्रोल लेने की कोशिश करते रहती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट में लगी आग बुझ जाती है, पर अब कैप्टन को भी पता था कि वो दोनों बचने नहीं वाले, क्योंकि सन की रोशनी उनकी तरफ अब गिरने ही वाली थी। कैप्टन केपा को कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर चले जाओ। बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद केपा को कैप्टन की बात माननी पड़ती है और अब सारे एस्ट्रोनॉट चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कैप्टन की आंखों के सामने वो सूर्य को देखता है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और अब सूर्य की इतनी तेज और खतरनाक किरणें कैप्टन के ऊपर पड़ती हैं जिससे कि कुछ ही सेकंड्स में उनकी बॉडी जलकर राख हो गई होगी। सारे बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स मायूस हो गए थे अपने कैप्टन की मौत की वजह से, पर अब वो सारे लोग इस तरीके से हार नहीं मान सकते थे, इसीलिए उन्होंने आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट तक जाने का रास्ता शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर वो सब आइकरस 1 तक पहुंच भी जाते हैं। आइकरस 1 के एंट्रेंस से कनेक्ट करने के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स अंदर चले गए थे पता लगाने के लिए। वो सब इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि आइकरस 1 के अंदर रिसोर्सेस वैसे के वैसे ही थे, यानी कि बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को और कुछ महीनों तक खाने पीने की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर बाद एस्ट्रोनॉट जब आइकरस 1 की विविंग चेंबर में जाते हैं जहां से सूर्य को देखा जा सकता था, उन्हें वहां पर शुरुआत में आए हुए आइकरस 1 के एस्ट्रोनॉट्स की लाशें मिली थी, जिसका मतलब ये होता है कि आइकरस 1 के सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे। वो सब स्पेसक्राफ्ट की सारी चीजों को इकट्ठा करने लग जाते हैं, पर तभी अचानक आइकरस 1 और आइकरस 2 का एंट्रेंस चेंबर जो कि कनेक्टेड था वो एक टेक्निकल इश्यू के कारण पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि आइकरस 2 और आइकरस 1 एक दूसरे से दूर जाने लगे थे।
अब वो एस्ट्रोनॉट जो कि आइकरस 1 में देखने आए थे वो अब पूरी तरीके से फंस चुके थे, और अगर वो एस्ट्रोनॉट जल्द से जल्द अपने पुराने वाले आइकरस 2 तक नहीं पहुंचे तब उनकी जान ही चली जाएगी। उस पूरी जगह पर सिर्फ एक ही सूट होता है जो सन की इतनी किरणों को सहन कर सकता था, लेकिन उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट को यहीं पर रुककर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी वो बाकी तीनों टीम मेंबर्स को बचा सकता था। डॉक्टर कर्ल आइकरस 1 में रुकने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए रेडी थे। वो एडवांस स्पेस सूट केपा को पहना दिया जाता है क्योंकि केपा उनके टीम का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर था। बाकी एस्ट्रोनॉट्स अपने चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी लेयर बांधकर केपा को दोनों ओर से पकड़ लेते हैं। केपा और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को आइकरस 2 की तरफ लॉन्च कर दिया था। उन तीनों एस्ट्रोनॉट का स्टार्ट काफी तेजी से होता है, पर स्पीड बहुत ही ज्यादा होने की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स की पकड़ केपा से छूटने लगी थी। हालांकि वो तीनों आइकरस 2 स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच चुके थे, पर अब उनमें से एक एस्ट्रोनॉट केपा से दूर चला जाता है, जिससे कि अब उस एस्ट्रोनॉट के बॉडी पर लगी फॉइल्स ओपन होने की वजह से वो अंतरिक्ष में मारा जा चुका था। उसकी पूरी बॉडी एकदम से जमकर टूटने लग जाती है, लेकिन केपा कैसे भी बचे हुए एस्ट्रोनॉट को आइकरस 2 के अंदर लेकर आ जाता है। उन सब की जान जाने से बाल बाल बची थी। अब हमें दूसरी तरफ आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट में दिखाया जा रहा था, जिसके अंदर डॉक्टर कर्ल मौजूद होते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट बहुत ही कम टाइम में सूर्य की किरणों के सामने आने वाला था, इसीलिए डॉक्टर कर्ल अपना अंत एक्सेप्ट करके वीविंग चैम्बर के सामने बैठ जाते हैं। देखते ही देखते सूर्य की जला देने वाली किरणें स्पेसशिप पर पड़ने लगी थीं, जिससे कि डॉक्टर कर्ल के साथ वो पूरा स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर कर्ल का भी सपना पूरा हो चुका था क्योंकि वो सन को काफी पास से देखना चाहते थे। वहीं आइकरस 2 के एस्ट्रोनॉट्स को ये पता चला कि उनके स्पेसशिप में ज्यादा ऑक्सीजन बची नहीं है। उनके पास तो सिर्फ 4 ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन बची थी, जिसका मतलब ये होता है कि 5 एस्ट्रोनॉट्स में से एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। मेस कह रहा था कि ये सारी चीजें बेन की वजह से हुई हैं, इसीलिए बेन को ही अपनी जान देकर हम सबको बचाना चाहिए। केपा और मेस जैसे ही बेन की तरफ जाते हैं उसे देखने के लिए, तभी उन्हें पता चला कि बेन ने तो खुद की जान ले ली है। बेन अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, लेकिन फिर भी स्पेसशिप का एआई सिस्टम ये बता रहा था कि अभी भी 5 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। फिर वो 5वां मेंबर कौन है जो स्पेसशिप के अंदर मौजूद था? जब केपा स्पेसशिप के अंदर थोड़ा घूमने निकलता है तब उसे व्यू चैम्बर में कोई एक अनजान आदमी दिखा था, जिसका शरीर सूर्य की किरणों के कारण जल चुका था, लेकिन उसके अंदर जान अभी भी बाकी होती है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आइकरस 1 स्पेसक्राफ्ट का बचा हुआ इकलौता मेंबर कैप्टन जैक होता है। कैप्टन जैक बड़ी चालाकी से आइकरस 1 से होकर आइकरस 2 पर आ गए ताकि वो अपनी जान बचा सकें। केपा सारी कंडीशन समझ सके इससे पहले जैक ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिससे कि केपा के पेट के ऊपर काफी चोट लग जाती है। केपा तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग गया था। यहाँ कैप्टन जैक की ऊपर की स्किन पूरी तरीके से जल चुकी होती है। कैप्टन जैक का ये एग्रेसिव बिहेवियर तो कॉमन बात थी, क्योंकि वो इतने सालों तक आइकरस 1 पर फंसे रहे और इतने दिनों में वो सन को एक देवता समझने लगे थे जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए अब कैप्टन जैक ये चाहता था कि वो आइकरस 2 के मिशन को सक्सेस ना होने दे। कैप्टन जैक लगातार केपा का पीछा करने लग जाते हैं सभी इंसानों को खत्म करने के लिए। देखते ही देखते कैप्टन जैक बाकी एस्ट्रोनॉट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जैक ने फ्लाइट इंजीनियर मिया को भी काफी चोट पहुंचा दी थी, जिससे कि अब आइकरस स्पेसक्राफ्ट 2 की ट्रेजेक्टरी बदल जाती है और अब स्पेसक्राफ्ट का दूसरा हिस्सा सूर्य की तरफ बढ़ने लगा था। पर यहाँ सारे एस्ट्रोनॉट्स तो कैप्टन जैक से बचने की कोशिश में लगे थे। केपा ट्राई करता है कि वो कैप्टन जैक को कैसे भी स्पेसशिप से बाहर निकाल दे, इसीलिए वो जल्द से जल्द स्पेस सूट पहनकर एक ऐसे चैम्बर में आ जाता है जहां पर वो एयरलॉक सिस्टम ओपन करने वाला था। उसे लग रहा था कि कैप्टन जैक जब यहाँ पर आएंगे तब वो एयरलॉक ओपन करके उन्हें स्पेसशिप से बाहर फेंक देगा, पर अफसोस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कैप्टन जैक काफी चालाक था, इसीलिए वो उस चैम्बर में आने से पहले कहीं दूर चला जाता है, जिससे कि केपा का ये प्लान कामयाब नहीं होता। कैप्टन जैक ने तो अब बाकी एस्ट्रोनॉट्स को मारकर खत्म कर दिया होता है। मेस जो कि स्पेसशिप के जनरेटर को ठीक करने गया था, उसका पैर मशीन में फंस जाता है और अब पता नहीं कैसे वहां पर ठंड बढ़ने लगी थी। मेस का वो पूरा पैर कट कर अलग हो चुका होता है, यानी कि अब उसकी भी जान बचने नहीं वाली। स्पेसशिप पर तो अब सिर्फ केपा और कैप्टन जैक ही बचे थे। केपा को भी लगने लगा था कि वो कैप्टन जैक से जीत नहीं सकता
और अब बहुत सोचने के बाद केपा ने ये डिसाइड किया कि वो स्पेसशिप में मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देगा जब स्पेसशिप सूर्य के काफी क्लोज पहुंच जाएगी। कैप्टन जैक तो केपा के पास आकर उसे काफी ज्यादा मारने लग जाता है, लेकिन अब स्पेसशिप पूरी तरीके से सन के काफी क्लोज आ गई थी। केपा ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था और अब कुछ सेकंड्स के लिए केपा के ऊपर इतनी सारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं जिससे कि पूरी स्पेसशिप जलकर राख हो गई थी। कैप्टन जैक भी इस धमाके में मारे जाते हैं, पर अब न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से सन को एक अजीब तरीके की पावर्स मिल गई थी, जिसके बाद सूर्य काफी तेजी से रेडिएशन स्प्रेड करता है। अब हमें पृथ्वी पर दिखाया जा रहा था, जहां केपा के फैमिली वालों को उसका मैसेज आज जाकर मिलता है। केपा अपने फैमिली वालों को सिर्फ इतना कह रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और अब थोड़ी देर बाद ही एक चमत्कार होता है। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ ही नहीं रही थी, वो तेजी से आकर पृथ्वी पर गिरने लग जाती हैं। यानी कि जो सूर्य छोटा होता जा रहा था वो अब अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लग जाता है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि केपा अपनी मिशन में कामयाब हो चुका होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से सन को काफी पावर मिली और वो ठीक हो गया। इंसानों की पृथ्वी जो आधी बर्फ से ढक चुकी थी, सूर्य की रोशनी पड़ते ही इंसानों को उम्मीद आ गई थी कि पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, और इस तरीके से उन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इंसानी सभ्यता को बचा लिया। इसी तरीके से हमारी ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।